मेट्रो, पब, शॉपिंग मॉल, स्टूडियोज में जब आप जाते हैं, अपने घरों से बाहर निकलते हैं, तो जितना मोबाइल फोन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उतना ही अब ये छोटा सा बॉक्स इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। जी हाँ, आपने सही समझा है, ये ईयरपॉड्स हैं। और जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो म्यूजिक का शौक नहीं भी रखते हो, जिम जाते हो, वॉक कर रहे हो, ये मस्ट होता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये आपके कानों को कितना हद तक डैमेज कर रहा है? आपको हम बताएं कि 90 के दशक की मेलोडी क्वीन और 2500 से ज्यादा गाने गा चुकी ऐसी प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया कि उन्हें एक सडन हियरिंग लॉस हो गया, यानी कि उन्हें जो सुनने की उनकी शक्ति है वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है। जाहिर तौर पर आप सोचिए किस तरीके से कॉन्फिडेंस लेवल की धज्जियां उड़ जाती हैं जब एक व्यक्ति को यह पता चलता है कि वो सुन ही नहीं सकता और वो पूरी तरीके से सोशल लाइफ से दूर चली गई हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर बृजपाल सिंह त्यागी मौजूद हैं, जो कि मशहूर ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि आखिर ये क्या बीमारी है और आप लोगों के लिए ये इसलिए भी जरूरी खबर है कि हम में और आप में बिल्कुल समानता है, क्योंकि मैं भी उतना ही इस ईयरपॉड का इस्तेमाल करती हूं जितना कि आप, लेकिन इसे किस वॉल्यूम में सुनना है, कितना प्रतिशत आपको लाउड वॉइस में रहना है, ये सब आज एक एक पॉइंट पर। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कानों का भी ख्याल रखने के लिए आपको वैक्सीनेशन की भी जरूरत है, आपको प्रॉपर डाइट की भी जरूरत है। अभी तक हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, लेकिन कान भी जो है वो बेशक शरीर का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन उनका अलग से ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है। सबसे पहले आपका दिल्ली 24 में बहुत बहुत स्वागत है। और इसको आप किस तरीके से हमें समझाएंगे? सबसे पहले मैं अलका याग्निक का जो केस है, ये जो सडन उनको हियरिंग लॉस हुआ है, ये कितनी गंभीर बीमारी? अलका जी को जो लॉस हुआ है, उन्होंने क्लेम किया है कि मुझे फ्लाइट में लॉस हुआ है। जब आदमी फ्लाइट में बैठता है तो आप ये देख रहे हैं, ये फिगर में यूस्टेशन ट्यूब है। ये यूस्टेशन ट्यूब मांसपेशी बना होता है, तो ये कोलैप्स हो जाता है। जब कोलैप्स हो जाता है तो अगर यहाँ कोई इन्फेक्शन उनको रहा होगा, वो अंदर का अंदर रह के वो ट्रेवल करता है, नस है। अच्छा। इस नस पे सूजन पैदा करता है। तो मैं उनको ये सोचता हूँ, ये प्रिडिक्ट करता हूँ कि अलका जी का जो मैंने प्रिडिक्ट किया है ब्लड ग्रुप ओ होगा, क्योंकि ओ में परेशानी ज़्यादा होती है। दूसरी बात ये है कि जो उनको हुआ है वो वायरल इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि यूस्टेशन ट्यूब बंद होने से हमेशा कंडक्टिव लॉस होता है, अंदर की तरफ हमारा पानी रिस जाता है और एक थोड़ा हैवीनेस लगता है और डिजी लगता है, कुछ सुनने में कमी लगती है। लेकिन जो सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, उसका सिंपल रीजन जो मुझे समझ में आता है वो एक तरह के वायरल इन्फेक्शन से होता है। अच्छा, आपने एक चीज और बताई कि जिस तरीके से कोल्ड हो जाता है, जुकाम हो जाता है, अक्सर लोगों को हो जाता है, वो भी क्या एक सिम्टम हो सकता है? जी, वो एक सिम्टम हो सकता है, उनको रहा होगा डेफिनेटली। और ऐसे में हम क्या कहते हैं कि फ्लाइट से पहले एक फेक्सोफेनेडिन की टैबलेट होती है 120 मिलीग्राम, वो 2 घंटे पहले हमें लेना चाहिए किसी भी फ्लाइट में चढ़ने से पहले, आम आदमी को भी। और एक जो वैक्सीन का मैं नाम बता रहा हूँ, ये सब याद कर लें, वो है क्वाड्रीवेलेंट फ्लू वैक्सीन। जो ये फ्लू वैक्सीन है, ये इस तरह के वायरल इन्फेक्शन को नहीं होने देते हैं जो कान पे असर करते हैं। वैसे भी जो फ्लू होता है वो साइनस में आ जाता है या कान में जाता है, और उसका और कोई रास्ता ही नहीं है। तो कान में जाता है तो इस नस पे सूजन पैदा कर देता है। मैं ये जानना चाह रही हूँ, जो हमारे लाखों दर्शक आपको सुन रहे होंगे, वो ये भी सोच रहे होंगे कि कोई ऐसा उपाय बताइए ना जो हम घर बैठे कर सके, क्योंकि जब सडन ये तो हियरिंग लॉस है, इसके लिए तो आप उन्हें पूरा मेडिकल परामर्श लेना पड़ेगा, वैक्सीनेशन भी लेनी पड़ेगी। भगवान करे जल्दी स्वस्थ हो, हम पूरी कामना करते हैं। लेकिन वो लोग जो घर बैठे हैं और उन्हें सडन हल्का हल्का दर्द होता है कान में, तो वो क्या करते हैं कि कुछ ऑयल का यूज कर लेते हैं, ईयरबड से अपने आप ही कुछ कुछ थेरेपीज करने लगते हैं। वो कोई ऐसी राहत बताइए ना जो वो घर पे बैठे कर सके। देखिए, उनको क्या करना चाहिए, एक तो डाइट में पपीता लेना चाहिए, कीवी लेना चाहिए, ब्रोकली लेना चाहिए, और उनको बकरी का दूध लेना चाहिए। उससे अलग उनको क्या करना चाहिए, वो एक पॉली बैग ले लें और पॉली बैग को ऐसे नाक के ऊपर रखें और ऐसे करके उसमें हवा डालें। वो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको हम कार्बोजन थेरेपी बोलते हैं। पॉली बैग को रखिए, हवा फैलाइए, हवा वापस लीजिए, तो उससे जो कान की नस में डैमेज हुआ है वो उससे रिकवर होना शुरू हो जाता है। ये हमें 5 बार एक बार में करना है और कम से कम दिन में 6 बार करना है, जब तक हम डॉक्टर के पास ना पहुंच जाएं। अच्छा।
अच्छा, एक आपने जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताई, जैसे हम इस रूम में मौजूद हैं, मैं सर का इंटरव्यू ले रही हूँ, ये 80 dB है जो वॉइस है, लेकिन जब हम स्टूडियोज में जाते हैं, जब हम थिएटर्स में जाते हैं, जब हम पब्स में जाते हैं, आप सोचिए वहां पर शोर का लेवल क्या होता है, 120 dB। और सर के अकॉर्डिंग 1 से 1.5 घंटे से ज्यादा हम उस शोर में नहीं रह सकते, लेकिन हम लंबे लंबे वॉकिंग आवर्स उस शोर में बिताते हैं, वो कितना हार्मफुल है? में जो ये आपने बताया है मुझे 120 डेसिबल में, मैंने पूरा आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, इसमें हम आधा मिनट रह सकते हैं। आधा मिनट? आधा घंटा नहीं, आधा मिनट। 80 डेसिबल में 8 घंटा रह सकते हैं, 85 में 4 घंटा रह सकते हैं, हम 90 डेसिबल में 2 घंटा रह सकते हैं, 95 में 1 घंटा रह सकते हैं, 100 में 30 मिनट, 105। अब ये 80 डेसिबल जो है, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, जिस तरीके से जो मैं अभी इंटरव्यू कर रही हूँ, ये लगभग 80 डेसिबल 80 डेसिबल के आसपास होगा। ये मतलब सामान्य जो बातचीत होती है वो 80 डेसिबल है। 8 घंटा रह सकते हैं, लेकिन 120 डेसिबल जो डीजे का होता है उसमें हम 1.5 मिनट से ज्यादा अगर रहते हैं तो उसमें डेफिनेटली हमें लॉस होने वाला है, और वो लॉस पहले टेम्परेरी होता है, अगर हम ज़्यादा लंबे समय तक स्टे करते हैं तो परमानेंट हो जाता है। और ये भी एक सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का रीजन होता है, क्योंकि हमारे जितने गायक हैं, हमारे जितने म्यूजिशियन हैं, वो स्टेज पर रहते हैं, आसपास साउंड होता है, वो उसको एक्सपोज रहते हैं। कई प्लेबैक सिंगर्स ने कहा है कि जब वो स्टूडियोज में रिकॉर्डिंग के लिए जाते हैं तो लंबे लंबे वॉकिंग आवर्स के लिए उन्हें हेडफोन्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। हम अक्सर मेट्रो में देखते हैं, मैं ये ईयरपॉड्स खास तौर पर लाई हूँ, और जाहिर तौर पर जब मैं इन ईयरपॉड्स मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो इनका इस्तेमाल करती हूँ। क्या इसको भी लगाने का कोई सही तरीका है क्या? जी, इसको जब हम लगाते हैं तो इसके अंदर एक ऐसा वो आता है मास्किंग डिवाइस, यहाँ आगे उसको हम फिट कर लेते हैं, इसके आगे वो हाई इंटेंसिटी नॉइज को मास्क कर देगा। तो वो जो मास्किंग डिवाइस होता है वो अगर 120 है हमारा, तो 120 को वो 100 तक ले आएगा, और अगर 100 है तो उसको 80 तक ले आएगा। वो 20 डेसिबल मास्क करता है। तो मास्किंग डिवाइस अगर हम हाई इंटेंसिटी नॉइज में हैं तो वो लगाना बहुत ज़रूरी है अपने इन कानों की नसों को बचाने के लिए। अच्छा, तो ये कहाँ से मिलता है? बिकॉज ये तो इतना अवेयरनेस तो है ही नहीं इस बात को लेकर। ये सब जो अपने हियरिंग एड वाले जितने भी शॉप्स होते हैं उन पे मिलता है। अगर हम उनसे मास्कर्स बोलें तो वो फिर ईयर मास्कर्स हमें दे देते हैं, जो उसको डंप कर देते हैं 20 डिग्री डेसिबल। अच्छा सर, ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से अभी इतनी अवेयरनेस इस लिहाज से नहीं है कि कानों को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए, तो आपने एक डाइट प्लान बताया है, और कोई एक्सरसाइज भी होती है, जैसे आपने एक पॉलिथीन वाला जो एक्सरसाइज बताया, और कोई एक्सरसाइज हो सकती है जिससे कि हम सडन हियरिंग लॉस? एक्सरसाइज होती है, उसको हम वेल्सिल्वा मैनोवर बोलते हैं। हम नाक को ऐसे बंद करेंगे, मुंह को फुलाएंगे, हवा कान तक आएगी, पर्दे तक। तो वो ये वाली जो ट्यूब है, ये वाली ट्यूब इसको ताकत देने का काम करेगा, इसको खोलने का काम करेगा। ये बीच बीच में बंद होती रहती है, बीच बीच में खुलती रहती है। तो इसको अगर ताकत मिलती है तो हमें रहती है, तो इसको अगर ताकत मिलती है तो हमें हियरिंग लॉस होने की संभावना कम रहती है, तो फिर हियरिंग लॉस नहीं होगा। दूसरा, ये जो हमारा पर्दा है ये 0.1 mm, तो ये बहुत थिन होता है। अगर हम कोई भी इंडिजिनस सब्सटेंस इसमें डालते हैं, इसको ट्रॉमा अगर होता है तो यहाँ अगर पस बनेगा इस एरिया में, तो वो पस हमारी नस को वीक करता है। ये हमारा स्ट्रक्चर जितना भी आप देख रहे हैं, ये हमारा बैलेंसिंग सिस्टम है, इसको कोक्लिया बोलते हैं, और ये हमारी नर्व है जो ये ब्रेन तक जाती है। तो हमें चक्कर भी आएंगे, हमें सरदर्द भी होगा, और हमें सुनने में भी कमी होगी। अगर ये नस जा रही है ब्रेन तक, तो क्या ये ब्रेन ट्यूमर के भी लक्षण हो सकते हैं? जी, अब वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर एक कान में हुआ है तो एक ब्रेन ट्यूमर होता है जिसको हम सीपी एंगल ट्यूमर बोलते हैं। वो सीपी एंगल ट्यूमर यहाँ पर बनता है, और वो यहाँ जब वो बड़ा होने लगता है साइज में तो इस नर्व को प्रेस कर देता है। वो यहाँ बनता है सीपी एंगल ट्यूमर, तो इस नर्व को प्रेस कर देता है। यूनिलेटरल हियरिंग लॉस हमेशा हमें एमआरआई करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कहीं सीपी एंगल ट्यूमर तो नहीं है। जनरली क्या होता है, घर में या तो ऑयल्स का यूज करते हैं या फिर कोई भी ड्रॉप्स जो है उनका यूज कर लेते हैं जिससे कि फौरी राहत मिल सके। इसको आप कितना डेंजरस मानते हैं? नहीं, ये बहुत डेंजरस है। देखिए, हम अपने कान में कुछ भी डाल लेते हैं,
मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि हम आँखों में काजल से अलग कुछ नहीं डाल सकते। हम कोई ऑयल नहीं डाल सकते, हम कोई इंडिजिनस सब्सटेंस नहीं डाल सकते। तो आँख देखने में हमारी हेल्प करती है और कान सुनने में हेल्प करता है, ये दोनों इंद्रियां हैं। तो हमें कान को भी उतना ही अपने आप को प्रोटेक्ट करना है जितना हम आँख को रखते हैं। कोई भी दिक्कत आती है ENT सर्जन को जरूर कंसल्ट करना चाहिए और अपने कानों की देखभाल करनी चाहिए। आपके पास क्या पिछले कुछ समय में इसके जो पेशेंट्स हैं क्या वो कुछ बढ़े हैं? हमारे पास जब से ये म्यूजिक सिस्टम शुरू हुआ है, कार में डीजे आए हैं, या अभी जैसे कावड़ आ रही है, बहुत डीजे बजेगा, तो ये जितना हुआ है उसके बाद हमारे पास एक दिन में करीब 30% पेशेंट ये ऐसे आते हैं जो सिर्फ SNHL होता है और उसको हम फिर इंजेक्शन डेक्सोना या जो भी मैंने थेरेपीज बताई उससे हम उसको ट्रीट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो साफ तौर पर आप देखिए कि कान कितने ज्यादा संवेदनशील हैं। आप बेशक उसे शरीर का एक अहम हिस्सा माने, लेकिन उसका ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। हम अपनी आंखों का ख्याल रखते हैं, हम अपने दिल का ख्याल रखते हैं, अपनी किडनी का ख्याल रखते हैं, लेकिन कान देखिए कितने ज्यादा जरूरी है। और आप छोटी मोटी ये जो एक्सरसाइज डॉक्टर सर ने बताई है, आप उन्हें घर बैठे कर सकते हैं और अपने कानों को सही सलामत रख सकते हैं। कैमरामैन हरविंदर के साथ दिव्या अग्रवाल, गाजियाबाद, न्यूज़ 24।